नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम अफसरनामा में ऐसे अफसर से आपकी मुलाकात कराएंगे जो पर्यावरण के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो अधिकारी हैं जो वन क्षेत्र के अलावा वन के बाहर भी जहां पर काम होता है उसके लिए जाने जाते हैं। और निश्चित तौर पर पहले ऐसे अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के लिए। निश्चित तौर पर गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़िया वन विभाग का मुखिया बना 2019 में। आइए स्वागत करते हैं हम 1985 बैच के आईएफएस अधिकारी राकेश चतुर्वेदी जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जर्नी शुरू हुई थी बहुत छोटे से सरकारी स्कूल अमीनपारा से। शायद उसके लिए कहा जाता था कि बहुत छोटी स्कूल है और सरकारी स्कूल है, बहुत प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं रहता। कैसे वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया? अमीनपारा प्राथमिक शाला पुरानी बस्ती, बहुत रोचक यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। और इसमें एक बात बताना मैं बहुत वाजिब समझता हूँ इस अवसर पर कि मेरे पिताजी जो थे वो मूलतः कृषक परिवार के थे, भागवताचार्य थे उनके परिवार के लोग। और वो संस्कृत कॉलेज रायपुर से उन्होंने अपने एमए की डिग्री की हासिल की थी। और 1960 में उनका चयन देवभोग में बीडीओ के पद पर हुआ था। 1960 में उन्होंने देवभोग बीडीओ के रूप में जाने की बजाय वो सेंट पॉल्स स्कूल में शिक्षक का कार्य करना उन्होंने पसंद किया। और उसके पीछे उनकी सोच ये थी कि कम से कम रायपुर में रहकर बच्चों को पढ़ाऊंगा। चूँकि हम लोग पुरानी बस्ती में रहते थे और इसलिए नगर निगम का वो स्कूल था पुरानी बस्ती में, वहाँ मैं पहली से लेकर के 5वीं तक की मेरी शिक्षा जो है वो वहीं पर हुई। सर, मैं थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ आपको। इंजीनियरिंग जब आपने की यहाँ से, उसके बाद फिर आपने आईएफएस की तैयारी की। छत्तीसगढ़ के लिहाज से युवाओं के लिए एक सपना होता है आईएएस में सेलेक्ट होना, आईपीएस सेलेक्ट होना, आईएफएस सेलेक्ट होना। बहुत तादाद नहीं है अभी भी सर, अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज के लिए। किस तरह से तैयारी आपने की, क्योंकि एक यूथ को बहुत ज़रूरी है कि उसको सही मार्गदर्शन मिल सके? इंजीनियरिंग कॉलेज में जब 1983 में मैंने बीई किया और रविशंकर विश्वविद्यालय में मुझे स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ था। और उस वर्ष मेरी उम्र जो थी वो 21 साल नहीं हुई थी। मैंने 20 साल 8 महीने में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती थी उसमें न्यूनतम आयु वो 21 वर्ष मानते थे। इस कारण से उस साल मैं किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठ पाया। और समय का सदुपयोग करने के उद्देश्य से मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एडहॉक में लेक्चरशिप किया। और ये सोच करके कि लेक्चरशिप करते हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम में देंगे करके। उस समय जो परिस्थितियां थी रायपुर में, मुझे आज ये बताते हुए बड़ा विचित्र लगता है कि कोई कोचिंग क्लास नहीं थी, किताबों की सुविधा नहीं थी, कोई आदमी आपको बताने वाला नहीं था कि आपको करना क्या चाहिए। तो लड़के पढ़ाई करते थे लेकिन भविष्य में उनको क्या करना है इसकी न कोई सोच होती थी, न कोई परिकल्पना होती थी। मैं और मेरे साथ में और एक मित्र थे हमारे, वो भी लेक्चरशिप कर रहे थे। तो हम दोनों मिल करके ही आपस में यार इसका एग्ज़ाम दे देते हैं, उसका एग्ज़ाम दे देते हैं। इंडियन ऑयल में सिलेक्शन हुआ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सिलेक्शन हुआ, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी सिलेक्शन मेरा हुआ था। लेकिन कुछ ऐसा था कि वो रायपुर छोड़ करके जाने की इच्छा होती नहीं थी। ऐसा लगता था कि यार यहीं रहें, यहीं कुछ करें। और इसी तारतम्य में भारतीय वन सेवा की परीक्षा थी, दिए, सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद मैंने और किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी नहीं की। बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि राकेश चतुर्वेदी अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में बहुत प्रखर वक्ता भी रहे हैं। बचपन से साहित्य में बहुत रुचि रही, क्योंकि पिताजी हमारे जो थे वो हिंदी साहित्य के शिक्षक थे। तो इसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। स्कूल के समय से ही 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती या 14 नवंबर को नेहरू जी की जयंती के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं जो स्कूल में होती थी उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। और उसी से ये एक धुन सवार होती गई। और 1972 से लेकर के 1973 तक, लगभग 83 तक, 11 साल छत्तीसगढ़ में जहाँ पर भी भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी उसमें हम लोग जाते थे। और एक वो बड़ा स्वर्णिम काल मैं उसको मानता हूँ, उसको एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और काफ़ी उसके लिए तैयारी करते थे हम लोग और पुरस्कार भी बहुत मिले हैं मुझको। तो वो एक रुचि रही है और आज भी मैंने उस साहित्य की रुचि को कंटिन्यू रखा है निरंतर। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी अक्सर फॉरेस्ट में काम करने के लिए जाने जाते हैं। राकेश चतुर्वेदी जी फॉरेस्ट से बाहर निकलकर रोड साइड प्लांटेशन की मैं बात करूं, पर्यावरण के लिए जाने जाते हैं। ये कैसे लगा कि सर कि थोड़ा सा लीक से हटकर अगर हम काम करेंगे तो शायद चुनौती बहुत आती होगी, लेकिन एक नाम उसी में होता है जब आप थोड़ा सा लीक से हट के काम करते हैं? निसंदेह मैं शुरू से जो है कि देखिए, एक कॉपी बुक स्टाइल में एक सेट पैटर्न में हर व्यक्ति काम करता है।
मैं प्रायः अपने कलीग्स को ये चीज़ कहता हूँ कि लीक से हट करके काम करना चाहिए, जिसको कहते हैं कि जो विनर जो होता है वो अलग से कोई चीज़ नहीं करता, जैसे शिव खेरा ने अपनी किताब में लिखी है कि वो कोई अलग चीज़ नहीं करते, वो हर चीज़ को अलग ढंग से करते हैं। तो देखिए फॉरेस्ट एरिया में तो फॉरेस्ट है ही, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो मैं समझता हूँ वो है कि जो पारंपरिक फॉरेस्ट एरिया है उसके बाहर वन आवरण को कैसे बढ़ाया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैंने चाहे दुर्ग में था या रायपुर में भी मेरी पोस्टिंग के बाद से मैंने फॉरेस्ट एरिया के बाहर वृक्षारोपण प्लांटेशन इसको लेकर के बहुत सारी स्कीम्स बनाई और उसमें मैंने बहुत काम किया, उसकी मुझे पूरी संतुष्टि है आज भी। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं शायद उन्हें पता नहीं होगा कि अगर आप रायपुर में विधानसभा की तरफ जाते हैं, विधानसभा से बलौदाबाजार की तरफ जाते हैं, तो जितनी हरियाली आप देख रहे हैं वो राकेश चतुर्वेदी जी के समय की है। रायपुर डीएफओ रहते हुए ये भी एक बड़ा चैलेंज रहा होगा सर। हाँ, 1997 में, एक्चुअली 1996 में जब मैं डीएफओ रायपुर होकर के आया तो घोड़ारी से महासमुंद, ये महानदी मोड़ से जो महासमुंद का 13 किलोमीटर का रोड था, उसमें उस समय तत्कालीन जो जिलाधीश थे डीपी तिवारी साहब कलेक्टर हुआ करते थे, और हम लोगों ने एक 13 किलोमीटर की अक्षर वृक्ष महाअभियान एक हम लोगों ने किया था कि करीब 1200-1300 लोगों की एक मानव श्रृंखला बना करके साक्षरता अभियान को वृक्षारोपण से जोड़ करके किया था। 1997 जो था वो आज़ादी का 50वां वर्षगांठ था, तो उस समय ये तय हुआ कि यार इस साल कोई बड़ा प्रोजेक्ट लिया जाए। तो जैसा लोग जानते ही हैं कि रायपुर से बलौदाबाजार इस बीच में बिल्कुल वन क्षेत्र, वन आवरण नहीं था, और सारी जो बड़े उद्योग जो थे वो बलौदाबाजार में थे, जितनी सीमेंट फैक्ट्रीज थी वो सब बलौदाबाजार में था। उस समय हम लोगों ने एक पर्यावरण, रायपुर पर्यावरण कोष का गठन किया था, और वो एक छत्तीसगढ़ में पहला उदाहरण था जो जन सहभागिता से वृक्षारोपण। उसके पीछे मेरी सोच ये थी कि हम शासकीय जो योजनाएं हैं उनसे पैसा लेके जब हम वृक्षारोपण करते हैं तो लोगों का जुड़ाव उससे नहीं होता है। तो ये कंसेप्ट उस समय मैंने चालू किया था कि भाई कैसे हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। तो जब लोग कैसे इन्वॉल्व होंगे, जब आदमी वृक्षारोपण करने के लिए पैसे देगा तो उसका जुड़ाव होता है। और ये एक बहुत अच्छा अनुभव हम लोगों का था कि जब हम लोगों ने 80 किलोमीटर रोड साइड प्लांटेशन किया, और उसके समापन के दिन जो विधानसभा के आसपास में जितना वृक्षारोपण आज आपको हरियाली दिखती है, उस समय छत्तीसगढ़ के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम लोगों ने बुलाया था, और तत्कालीन राज्यपाल महामहिम जो उस समय मध्य प्रदेश के थे वो उस कार्यक्रम में आए थे। और एक भी पौधा उस रोड पे यदि कहीं मरता था तो मेरे पास डायरेक्ट फ़ोन आता था कि सर वो 13वें किलोमीटर पे 4 पौधे मर गए, क्योंकि आदमी को जुड़ाव था उससे। तो जब तक वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण तभी सफल होगा जब वहाँ के स्थानीय लोगों की उनका जुड़ाव उस कार्यक्रम से होगा। भानु प्रतापपुर में भी काफ़ी काम हुआ सर, खासतौर से स्टॉप डैम को लेकर, वो क्या था सर पूरा? देखिए उस समय वो एक ऐसा समय था जब वन क्षेत्र में रहने वाले जो वनवासी थे वो उनके आर्थिक स्थिति में सुधार या उनकी जीविका में सुधार के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं होता था। जो वानिकी प्रबंधन के कार्य होते थे उसमें उनकी भूमिका सिर्फ श्रमिकों के रूप में उनको इन्वॉल्व करते थे, इसके अलावा और कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वर्ष 1992-93 में जब रायो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुआ और उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो वन क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उनको वनों के प्रबंधन में, वनों की सुरक्षा में उनको शामिल किया जाए, तब ये संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा बनी, वन सुरक्षा समितियां, ग्राम वन समितियां बनी। उस समय वन विभाग में एक शिफ्ट आया था कि वन विभाग सिर्फ वनवासियों को श्रमिक के रूप में कार्यों में नियोजित नहीं करता था, बल्कि उनके उत्थान के लिए भी कुछ करने की कोशिश उस समय चालू हुई। और सबसे ज़रूरी आप समझ सकते हैं कि सिंचाई, एग्रीकल्चर कि चूँकि वो पूरा क्षेत्र ऐसा था कि वहाँ पर सिंचाई की सुविधा वैसे भी नहीं थी, बारिश के समय में जो फसल लेते थे वो लेते थे। तो उस समय ये प्रयोग हम लोगों ने किया था, बहुत सी जगहों पे हम लोगों ने तालाब, एनीकट, स्टॉप डैम ये बनाने का काम उस साल हम लोगों ने 1992 में शुरू किया था पहले। और बाद में तो फिर वो काम काफ़ी आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा और प्रबल होती गई। अब आज देखिए छत्तीसगढ़ में हमारे लगभग 7,780 लगभग संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हैं, और उसमें वनोपज के विक्रय से जो लाभांश होता है उसका एक हिस्सा भी उन समितियों को जाता है, और कुछ समितियों में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। एक आईएफएस के तौर पर वन विभाग में काम करना, तो सर चलिए आईएफएस आप बने तो वन विभाग में आप काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत अलग सब्जेक्ट पर्यटन, बहुत अलग सब्जेक्ट संस्कृति विभाग, ये दोनों की कमान भी आपने संभाली है और काफ़ी लंबे समय तक संभाली। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा दोनों?
एक बेसिक ग्रेजुएशन के बाद में आप आईएफएस में आते हैं, वन विभाग की सर्विस में आते हैं, तो जो वानिकी प्रबंधन के जो कार्य हो तो करना ही है। मैं हमेशा ये मानता रहा हूँ कि हर जगह जो होती है ना, वो एक नई चुनौती होती है, एक नई शुरुआत होती है। तो जब 2005 में मैं पर्यटन मंडल में एमडी के रूप में गया, तो उस समय तक के छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थल के रूप में लोग 5 या 6 जगहों को जानते थे, चित्रकूट, तीरथगढ़, दंतेश्वरी, डोंगरगढ़। मैंने उस समय 2 साल के उस कार्यकाल में मैंने 105 पर्यटन स्थलों को चिन्हांकित किया, उनकी विस्तृत परियोजनाएं बनाई, उनकी मार्केटिंग के लिए नेशनल लेवल पर स्ट्रेटजीज़ बनाई, और देश में लोग जानने लगे कि नहीं, छत्तीसगढ़ में 5 नहीं 105 पर्यटन स्थल हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में इको टूरिज़्म की बहुत संभावना है, और उसमें काफ़ी काम किया मैंने। और उसके पीछे सिर्फ सोच यही रहती कि जहाँ जाओ वहाँ कुछ करके दिखाओ, लीक से हट करके करो। संस्कृति विभाग का भी मेरा अनुभव जो रहा ये रहा, मेरे कई कलीग उस समय मुझको बोलते थे कि आपको देख करके लगता ही नहीं कि आप फॉरेस्ट ऑफिसर हो, ऐसा लगता है जैसे आप संस्कृति विभाग के ही आदमी हो। तो जिस जगह पे रहें उसके विषय में जानना, और ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ का विशेषज्ञ हूँ। मेरी शुरू से एक आदत रही है कि जिस विषय के विशेषज्ञ होते हैं उनको मैं अपने साथ में एसोसिएट करता हूँ। ये काम मैंने पर्यटन में भी किया, ये काम मैंने संस्कृति में भी किया, और इसीलिए उस समय बहुत सारे म्यूज़ियम का निर्माण हुआ, पुरखौती मुक्तांगन की परिकल्पना को साकार रूप दिया गया। 5 या 6 जगहों पे हमने भारत सरकार से खुदाई की परमिशन ली, और बहुत सारे कल्चर के जो पहलू थे उसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम वो एक मैंने शुरू कराया था कि जैसे कर्मा है, आने वाली जनरेशन को ये नहीं मालूम होगा कि ये है क्या चीज़। आप और हम भी कर्मा नृत्य को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का दर्शन क्या है, वो किस समय गाया जाता है, क्यों गाया जाता है, किस परिस्थिति में गाया जाता है, ये सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने करवाया था। छत्तीसगढ़ सरकार और ख़ासतौर से मुख्यमंत्री की बहुत बहुप्रतीक्षित योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। उस नरवा के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया आपने, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 30,000 नाले आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें से 20,000 नाले जो थे ना वो रेवेन्यू एरिया में थे, और 10,000 नाले जो थे वो वन क्षेत्र में थे। तो उस 10,000 जो नाले थे उनको हम लोगों ने चिन्हांकित करके उसका रिज टू वैली अप्रोच से, वो नाला जहाँ से निकलता है और जहाँ नदी में जा करके मिलता है, जब तक उसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक के ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज नहीं होगा। स्टैगर्ड रूप से अलग अलग जगहों पे स्ट्रक्चर बनाने से उसकी उपयोगिता नहीं होती है। ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसका प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करके क्वालिफाइड लोगों को इसमें एसोसिएट करके, और सैटेलाइट इमेजरी से 6 या 7 लेयर के मैप्स जो सैटेलाइट इमेजरीज के थे उनको यूज़ करके वो हम लोगों ने इसका डीपीआर बनाया। और ये मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड डीपीआर इन द कंट्री। ये जो नरवा का, और हमसे 6-7 स्टेट के लोग सीख करके गए हैं उसको भारत सरकार ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, और उसमें एक सघन मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी हम लोगों ने की हुई है। अभी तक जितने हमने 12 लाख स्ट्रक्चर बनाए हैं, वो पूरे 12 लाख स्ट्रक्चर जो थे वो जियो टैगिंग है उसकी साल में हम 2 बार मॉनिटरिंग करते हैं। और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर मई 2020 में जिन नालों में पानी नहीं था, मई 2021 में उसमें पानी था। उस कैचमेंट एरिया में जितने भी कुएँ थे उनका वाटर टेबल बढ़ा। बहुत सारे जो छोटे किसान थे जो 1 एकड़, 1.5 एकड़ या 2 एकड़ की जिनकी लैंड होल्डिंग थी, उन लोगों ने डबल फसल ली। वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी पानी की पर्याप्त व्यवस्था हुई। और अभी हम ये जो 3 साल में हमने जो नरवा में 6,000 नाले जो ट्रीट किए हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इसकी पूरी मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन अभी हम इसरो से करवा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क सॉइल वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में इस प्रदेश में नरवा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ। नेशनल एक कॉन्फ्रेंस थी, मुझे बहुत अच्छे से याद, एक बार आपसे जिक्र हो रहा था, तो बाकी जो स्टेट्स के पीसीसीएफ है उन्होंने आपका प्रेजेंटेशन देके ये भी पूछा था कि हम लोग भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वो क्या पूरा वाकया था? एक्चुअली एक जो ये केंद्र सरकार की भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। एक 44,000 करोड़ रुपए लगभग हर साल टिम्बर इंपोर्ट होता है हिंदुस्तान में बाहर से, हमारे देश का पैसा बाहर जाता है। दूसरा, नदियों का जो रिजुविनेशन है, तो भारत सरकार की भी जो प्राथमिकता में ये 2 चीज़ें हैं कि जितनी नदियां हैं इनको पुनर्जीवित किया जाए, और दूसरा वन क्षेत्र के बाहर किसानों को या रेवेन्यू वेस्टलैंड में प्लांटेशन, कमर्शियल प्लांटेशन, जिससे हमको टिम्बर आयात करने की ज़रूरत ना पड़े। और ये हमारी राज्य सरकार की भी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है, और इसीलिए हम लोगों ने पिछले 3 सालों में
जो नदियों के किनारे वृक्षारोपण का प्रोग्राम लिया है वो अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। और दूसरा जो पिछले साल मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना जो लागू की गई, तो अभी पिछले 2 महीना पहले भारत सरकार में एक मीटिंग में मैं था और जब केंद्रीय वन मंत्री जी ने ये बात कही कि आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया उसमें लोगों को इनकरेज करने के लिए क्या स्कीम है करके, और जब मैंने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की बात बताई वहाँ पे, तो बहुत सारे जो हमारे कलीग्स जो दूसरे स्टेट्स में PCCF हैं उन लोगों ने कहा कि वो स्कीम हमको शेयर करो। और वो अपने आप में एक बहुत ही अनूठी योजना है। और इसी तारतम्य में जो करीब 60 के आसपास ऐसी प्रजातियां हैं जिसको हम लोगों ने ट्रांजिट परमिट से सरकार ने फ्री किया है। अब कटाई के लिए आपको बहुत परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके पूरे नियमों में सरलीकरण हुआ है। मैं आता हूं सर उस सवाल पे। बेसिकली जब से अगर मैं बात करूं धान का प्रति क्विंटल 25 रुपये देना सरकार ने शुरू किया, तो हर जगह केवल धान 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 देख रहे हैं हम। लेकिन ये भी मुख्यमंत्री ने साफ किया, अगर आप अपने खेत में वृक्षों को जगह देते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों में रियायत भी मिलेगी और आने वाले समय में और बेहतर तरीके से आप कमाई का जरिया और बढ़ा सकते हैं। ये पूरी जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना ये है क्या, और किस तरह से ये खासतौर से आदिवासी अंचलों में, चूंकि उनके पास कुछ नहीं होता, आज भी वो तेंदुपत्ता और महुआ बीन कर अपना जीवन चलाते हैं, उनके लिए कितनी ज़्यादा लाभकारी ये स्कीम साबित हो सकती है? ये पारंपरिक रूप से जो धान की खेती करते रहे हैं, ये राज्य सरकार ने उनको धान की खेती छोड़ करके यदि वो वृक्षारोपण पे जाते हैं तो इसलिए उनको इंसेंटिव देने के लिए ये स्कीम मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार ने लागू की कि यदि आप धान को छोड़ करके कमर्शियल प्लांटेशन पे जाते हैं तो भी आपको 10,000 रुपये प्रति एकड़ 3 साल तक इनपुट सब्सिडी मिलेगी। अब किसान वृक्षारोपण तो कर लिया, अभी तक के क्या था, उसकी कटाई के नियमों में और परिवहन के नियमों में बड़ी जटिलताएं थी, तो इसलिए किसान स्वाभाविक रूप से वृक्षारोपण के लिए आगे नहीं आता था। अभी राज्य सरकार मंत्रिपरिषद से निर्णय लेकर के राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी हो गई है और कटाई के और परिवहन के नियमों को बहुत शिथिल किया गया है। अब लोग उसमें एनकरेज होंगे। जरूरी भी इसलिए था कि मैं अपने खेत में पेड़ लगा रहा हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है, लेकिन मैं परमिशन के लिए SDM दफ्तर चक्कर लगा रहा हूँ, अपना समय खराब कर रहा हूँ, आह निकलती थी एक आम इंसान की, वो शिथिलीकरण से फ़ायदा मिलेगा? इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये एक बेसिक फिलॉसफी है। मेरा खेत है, मैं मेहनत करके वृक्षारोपण करूं उसमें, और उसके बाद में जब कटाई की ज़रूरत हो तो मैं 10 ऑफिसेज में चक्कर लगाऊं, तो इसलिए इंसान डिस्करेज होता था। लेकिन अभी जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और जो कटाई के और परिवहन के नियमों में जो शिथिलीकरण किया है, इससे वृक्षारोपण के लिए लोग प्रोत्साहित होंगे और उसमें निसंदेह उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, फॉरेस्ट कवर भी बढ़ेगा, दूसरा जो हम बाहर से टिम्बर इंपोर्ट करते हैं वो कम होगा। तो ये इसके बहुत सारे इंटरलिंक्ड बेनिफिट्स हैं। और चूंकि ये लास्ट ईयर ही ये योजना लागू हुई है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में इस योजना को काफ़ी विस्तार देना पड़ेगा। आदिवासी अंचलों के लिए सरकार ने काफ़ी कुछ सोचा है सर। 3 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो केवल 7 लघु वन उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी होती थी, अब 61 हो रही है। क्योंकि हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से, अगर आदिवासियों को आपको आगे बढ़ाना है, उनका जीवन स्तर सुधारना है, तो आपको ये तमाम चीज़ें करनी पड़ेगी। क्योंकि वो हर आदिवासी जो है वो डॉक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर नहीं बन सकता, वो आज भी अपने वनों पर आच्छादित है, अपने वनों पर आधारित है। वन क्षेत्र में जो खास करके हम बस्तर की बात करें या कहीं भी वन क्षेत्र के 3-4 किलोमीटर के उसमें गांव की बात करें, तो उनकी आर्थिक स्थिति का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वन उपज पर ही आधारित होता है। और बस्तर की जैसे हम बात करें तो वहाँ पर सिंचाई की बहुत सुविधा न होने के कारण से जो प्राकृतिक रूप से वर्षा होती है उसी पर खेती पर आधारित हैं लोग, और इसलिए वनोपज का संग्रहण एक बहुत बड़ा वहाँ पर फैक्टर है उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। 3 साल पहले तक के हम 7 लघु वनोपज जो था वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदते थे। विगत 3 वर्षों में ये बढ़ करके 61 तक के है, जिसमें 37 वनोपज ऐसी हैं जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है, और शेष जो लघु वनोपज हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य सरकार ने निर्धारित किया है। अब आज हम 61 लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय कर रहे हैं। आज से 3 साल 4 साल पहले तक के महुआ शब्द सुनते ही आदमी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती थी कि महुआ से शराब बनती है। आज हम महुआ से सैनिटाइज़र बना रहे हैं, आज हम महुआ से अचार बना रहे हैं, महुआ का लड्डू बना रहे हैं, महुआ का जैम बना रहे हैं, महुआ की कुकीज़ बना रहे हैं, और बहुत ही जल्दी हमारा महुआ बेस्ड जो है वो एक एनर्जी बार वो हमारा बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है।
तो वो जैसे रेडी टू ईट कार्यक्रम है या हम मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है, उसमें हम उसको आदिवासी वनवासी बच्चों को देंगे। तो ये भी प्रोडक्ट हमारा बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है। आदिवासी इलाकों में हम देखते हैं सर कि एक पुलिस अधिकारी से ज़्यादा भरोसा अगर ग्रामीण करते हैं तो वहाँ के छोटे छोटे वन रक्षक जो होते हैं, वन विभाग में काम करने वाले लोग, क्योंकि उनसे डायरेक्ट कनेक्ट वो होते हैं। लघु वन उपज को जिस प्रकार से हमने 61 को हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, धीरे धीरे ऐसा नहीं लगता सर यही वो सब चीज़ें हैं जिसको करने से नक्सल समस्या को हम धीरे, क्योंकि नक्सल का इलाज सीधा तौर पर मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, गोली का जवाब गोली नहीं है। निश्चित तौर पर उनको आपको वहाँ पर व्यापार के साधन, आपको उनके आजीविका के साधन बढ़ाने पड़ेंगे। ये बड़ा एक रोल अदा करेगा। नहीं, डेफिनेटली ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और विशेष करके वन क्षेत्रों में जब देखिए ये सारी चीज़ें उनके सीधे इनकम और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यदि हम उसको अवसर नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं दूसरा विकल्प खोजेगा। यदि हम उस वनवासी को ये रोजगार के साधन या इस तरह के प्रसंस्करण वैल्यू एडिशन में यदि हम उनको इन्वॉल्व रखेंगे और उनको 2 पैसे की कमाई होगी तो वो दूसरे विकल्प की तरफ कभी नहीं जाएंगे। तो और खासकर इसमें महिलाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि यदि किसी घर की महिला इन कार्यों में लगी हुई है और वो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में उसकी यदि महत्वपूर्ण भूमिका है तो उसका घर का कोई आदमी जो है ना वो दूसरे विकल्प की तरफ नहीं जाएगा। सर कहते हैं कि अगली बार अगर कभी विश्व युद्ध होगा तो केवल पानी के लिए होगा। वाटर रिचार्ज बहुत ज़रूरी है, लगातार जल स्तर लगातार नीचे जाते जा रहा है। ये जो नरवा स्कीम है जिससे हम वाटर रिचार्ज की बात कर रहे हैं, इसमें और कितना काम करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? देखिए ये जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ में 30,000 जो है ना वो नाले हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। अभी जो राजस्व क्षेत्र में जो नाले हैं उनका जो नरवा विकास कार्यक्रम है वो पंचायत ग्रामीण विकास विभाग RES के माध्यम से कर रहा है और वन क्षेत्र में हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको कर रहा है। और ये एक बहुत अच्छी पहल है। वस्तुतः आज छत्तीसगढ़ में ये समस्या नहीं है, लेकिन 10 साल बाद जो समस्या हो सकती है वो उसके लिए हम अभी से प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत प्रशंसनीय है और इस बात को ऑल अक्रॉस दी कंट्री जहाँ हमारे बहुत सारे PCCF लेवल की मीटिंग्स होती है वहाँ पर लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है कि भाई आपकी सरकार जो है वो अभी से इस चीज़ को, भविष्य को देख करके इस कार्यक्रम को ले रही है करके। और जब तक ये पूरे के पूरे 30,000 नाले जो हैं वो ट्रीट नहीं होंगे, ये करना पड़ेगा। अभी हमने शुरुआत में वन क्षेत्र में जैसे 6,000 किया है, हमारा टारगेट है 10,000। जो 10,000 नाले वन क्षेत्र में है हम आने वाले 3 सालों में पूरा ट्रीटमेंट खत्म करेंगे। और फिर वो जो स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने बनाया है उस स्ट्रक्चर के पास में हमने हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स का प्लांटेशन किया है, जैसे लेमन ग्रास है, खस है, तो वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संघ उसको खरीदेगा। तो एक तरह से एक पूरा इकोनॉमिक सर्किल बनता है वो कि हमने वाटर कंजर्वेशन किया, उससे वाटर टेबल बढ़ेगा, लोगों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, वन्य प्राणियों के लिए पानी मिलेगा और वो जो वाटर जहाँ पर इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर जो प्राकृतिक पुनरुत्पाद हैं वो आएंगे, हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स आएंगे, उसको संघ खरीदेगा, उससे गाँव वालों को 2 रुपये की इनकम होगी। तो एक काफ़ी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है वो, जिसमें वाटर कंजर्वेशन को हम डायरेक्ट उसकी इकोनॉमी से लिंक कर रहे हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर, बच्चे क्या करते हैं और बाकी घर का जो घर में वातावरण, क्योंकि क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े हो के IAS या IAS अधिकारी बने, क्योंकि अलग कुछ सोच रखते हैं परिवार के बारे में? एक्चुअली मेरी श्रीमती जी जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत सीनियर टीचर है 2005 से, और वो योगा वगैरह की भी क्लासेस लेती है, आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस, उसकी अपनी एक अलग दुनिया है। और कभी कभी तो वो लगता है कि मुझसे ज़्यादा बिजी वो है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में उसने बहुत काम किया है। लगभग 8 से 10,000 गाँव में जो ये जो नशा के विरोध में लोगों में प्राणायाम, योग, इस सब को जागरूकता पैदा करने में काफ़ी मेहनत की है। तो वो उसकी अपनी एक अलग दुनिया है। बच्चों के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने कभी उनके ऊपर अपने निर्णय थोपे नहीं। बचपन से ही जो है वो उनके साथ में हमारा फ्रेंडली इंटरेक्शन रहा और मैंने कभी उनको फोर्स नहीं किया। तो बेटा बिजनेस करता है अपने 4-5 दोस्तों के साथ में। बिटिया जो थी वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लाइन से थी। फिर वो अचानक उसको 12th में बोली कि मुझे लॉ करना है, तो बोला लॉ कर लो। उसने लॉ किया, फिर वो इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी में उसने स्पेशलाइजेशन किया। अभी वो विदेश मंत्रालय में पॉलिसी कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही है वो। और बहू जो है वो MDS कर रही है
दामाद जो मिला है वो भी ग्लोबल स्ट्रेटेजी में पेरिस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री किया हुआ है, वो पार्लियामेंट में रिसर्च विंग में है। टोटल फ्रीडम है उनको। अब हमारा काम था, हमने एक जगह ले जा करके छोड़ दिया उनको। ये कहा जाता है सर, जब खाली समय में राकेश चतुर्वेदी जी पुराने गाने बहुत सुनते हैं, पुराने गानों के बहुत शौकीन है। कोई ऐसा गीत जो आपको बहुत पसंद हो, थोड़ा सा गुनगुना के अगर आप बता सके दर्शकों के लिए। ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जो बहुत पसंद हो, और पुराने गाने बेसिकली गाने सुनने का शौक़ है। उसमें कुछ गाने जो है ना जिसको मैं बहुत जैसे एक मेरा नाम जोकर का जो गाना था, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। एक धुंध फिल्म का गाना था जो मुझे बहुत पसंद है, संसार की हर शय का बस इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। वो तो शौक़ अभी भी है, लेकिन गाने से ज़्यादा मेरा पढ़ने का शौक़ बहुत ज़्यादा है। रीडिंग मेरी आज भी, बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसे ही आप उन्नति के पद पर लगातार बढ़ते रहें और उम्मीद है कि आज जिस पद पर आप हैं भविष्य में इससे बड़ा पद आपको ज़रूर मिले। तो आपने सुना 1985 बैच के आईएफएस अधिकारी राकेश चतुर्वेदी जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि बच्चों को भी कभी दबाव नहीं डाला गया, जैसा वो चाहते हैं उन्हें वैसा बनने दिया गया। हाँ, केवल बच्चों में आप संस्कार डालिए। और बहुत अच्छी बात उन्होंने की है कि आपको लीक से हटकर काम करना पड़ेगा। अगर आप लीक में ही काम करेंगे तो आप लोगों की भीड़ में शामिल हो जाएंगे। अगर आपको भीड़ से अलग होना है तो आपको औरों से बेहतर करके फील्ड में दिखाना पड़ेगा। तो अफसरनामा में आज के लिए केवल इतना ही। अगली बार फिर किसी अफसर से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।